नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर हम बात करेंगे। आज आप सभी को पता है कि मॉर्निंग से ही आपकी वीडियोस जो है अपलोड की जा रही हैं। तो मॉर्निंग में भैया आपकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो हैं अभी तक अपलोड की जा चुकी हैं आज के दिन में ही। अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं या वीडियो लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर भी जो ये आपका पेपर है उसकी वीडियो की लिंक जो है वो शेयर कर दी गई है, जिसका नाम है भैया एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। और वहाँ पर आप जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके लिंक वहाँ पर आपको शेयर कर दी गई है, वहाँ से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी संबंधित जानकारियाँ हैं आपको वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। यूनिट 4 पर हम बात करेंगे, और यूनिट 4.1 में क्या कहता है, जो श्रवण यंत्र होते हैं, श्रवण यंत्र, उनके भागों की बात की जाएगी, यहाँ पर उनके कार्यों की बात की जाएगी, है ना, और उनके प्रकारों की बात की जाएगी। श्रवण यंत्र यानी कि बच्चों के कान में जो यंत्र सुनने के लिए बच्चों को उपयोगी में होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, वो आपके श्रवण यंत्र कहलाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, इनके कान में काफ़ी सारे ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं, है ना, जिससे इनको जो रिसीवर होता है उससे क्या होता है कि जो बाहर की वास्तविक वातावरण की जो ध्वनियाँ हैं बच्चे के कान के अंदर तक जाती हैं, बच्चे को सुनाई देता है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो श्रवण यंत्र उसी के अंतर्गत आपका आता है। तो यह एक कैसा होता है, श्रवण यंत्र होता है एक आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। श्रवण यंत्र कैसा होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो श्रवण हानि वाले बच्चों में, यानी कि जो भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, इन लोगों को सुनने में मदद करता है, या सुनने की जो शक्ति है, ध्वनि की शक्ति है, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। यह कई भागों से मिलकर बना है। हम कह सकते हैं एक आपका होता है इसमें माइक्रोफोन। क्या होता है, माइक्रोफोन, है ना। एक आपका क्या होता है, माइक्रोफोन। यह क्या करता है कि पर्यावरण में जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को उठाएगा, यानी कि उन ध्वनियों को लेगा, और ये क्या करेगा, ये करेगा विद्युत संकेतों में परिवर्तन, विद्युत संकेतों में परिवर्तन करेगा, आपका होगा माइक्रोफोन। ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा होगा, इसका नाम होगा एम्पलीफायर। तो यह क्या करेगा, जो भी विद्युत संकेत मिल रहे थे, एम्पलीफायर माइक्रोफोन से जो विद्युत संकेत मिल रहे थे उनकी ताकत को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उनकी जो आवाज़ें हैं उनको बढ़ाएगा, उनकी ताकत को बढ़ाएगा, और पहनने वाले श्रवण हानि के आधार पर उसे समायोजित करेगा। यानी कि जिस बच्चे ने श्रवण यंत्र को पहन के रखा है, उसकी जो हानि है ना, उस हानि को देखते हुए उसके लिए क्या होगा, जो भी आवृत्तियाँ ध्वनियाँ आ रही होंगी उसको बढ़ाएगा और घटाएगा, यानी कि समायोजित करेगा कि आखिरकार कितनी तेजी तक बच्चे को सुनाना है। ये एम्पलीफायर का काम है। तीसरा क्या है, अब आएगा आपका रिसीवर आएगा, जो भी विद्युत संकेत समायोजित करके आगे बढ़ रहे हैं उनको वापस ध्वनियों में परिवर्तित करेगा, और इसे एक छोटे स्पीकर के माध्यम से कान के कैनाल में भेजेगा। जो भी विद्युत संकेत आ रहे हैं इनको क्या करेगा, वापस से किसमें परिवर्तित करेगा, ध्वनि में परिवर्तित करेगा, है ना। और जो भी छोटे स्पीकर के माध्यम से क्या करेगा, वो कान के अंदर जो कैनाल होती है वहाँ पर चीज़ों को भेज देगा, है ना। इसके बाद में आपकी होती है क्या, बैटरी। इसके अंदर क्या होती है, बैटरी भी होती है, जो बैटरी श्रवण सहायता को शक्ति देती है। जो भी आपका ये स्पीकर वगैरह होती हैं, इनमें क्या होता है, इनको शक्ति देने का काम कौन करती है, बैटरी करती है। अगर बैटरी लो है या डाउन है तो ये कार्य करना जो है वो बंद कर देता है। आपको भी इसके बारे में पता है, बैटरी के बारे में। इसके बाद में आपका आता है वॉल्यूम
वॉल्यूम नियंत्रण, है ना भाई। बच्चा किन चीज़ों को किन माध्यमों से कितना सुनना चाह रहा है ये भी तो ज़रूरी होता है। तो बच्चे का स्तर क्या है उसके अंतर्गत हम वॉल्यूम को नियंत्रित करते हैं और ये भी श्रवण सहायता में उपयोग की जाती है। एक होती है आपकी प्रोग्राम बटन। उसी जो आपका ये श्रवण यंत्र है इसी में आपका क्या लगा होगा, एक प्रोग्राम बटन लगी होती है। इस प्रोग्राम बटन के द्वारा विभिन्न सुनने और कार्यक्रमों के जो बीच में स्विच होती है उसकी अनुमति देता है, जैसे कि वातावरण में सुनने के लिए सुनने का जो वातावरण है उसको निर्धारित करना। ऐसे ही होती है आपकी ध्वनि ट्यूब श्रवण सहायता को कान के सांचे और ईयरपीस से जोड़ती है। ध्वनि ट्यूब क्या होती है, श्रवण सहायता का जो कान का सांचा होगा और ईयर पीस होगी उससे जोड़ेगी, है ना। ईयर मोल्ड ईयरपीस भी होती है। इसको ईयर मोल्ड ईयरपीस को पहनने के बाद में कान के लिए जो कस्टम फिट है श्रवण सहायता है वो कान के कैनाल तक भेजी जाती है। हम कह सकते हैं कि आधुनिक श्रवण यंत्रों में अत्यधिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जहां पर ऑडियो स्ट्रीमिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, है ना, शोर करने वाले जो वातावरण है वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि नो वॉइस कैंसिलेशन, यानी कि जो खराब की ध्वनियाँ हैं उनको कैंसिल करना, है ना, और बच्चों की जो ध्वनियाँ हैं उन पर ही चीज़ों को केंद्रित करना, ये हमें देखने को मिलता है हमारे श्रवण यंत्रों में, माइक्रोफोन्स में। ऐसे ही श्रवण यंत्र एक जटिल उपकरण है जिसको पहनने के लिए पहना जाता है, और इसके लिए भैया किसकी सलाह ली जाएगी, इसके लिए भैया ऑडियोलॉजिस्ट की सलाह ली जाएगी। इसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट की सलाह ली जाएगी कि भैया कान की सावधानी कैसे हमें बरतनी है, क्योंकि एक ऑडियोलॉजिस्ट ही होता है वो आपको इन उपकरणों के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकता है। और ध्वनि तरंगे माइक्रोफोन के माध्यम से जब श्रवण सहायता में प्रवेश करती हैं तो वो बता सकता है कि कितने आवृत्ति तक आप ध्वनियों को सुन सकते हो और कौन सी आवृत्ति आपके लिए बढ़िया रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका श्रवण यंत्र एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्तियों के लिए काम में सुनने में मदद करता है, उसमें विद्युत संकेतों को, उसके घटकों को कार्य करने की जो भी श्रृंखला होगी उसका उपयोग किया जाएगा और चीज़ों को प्रवर्धित किया जाएगा और पुनः तरंगों को परिवर्तित किया जाएगा। इससे पहले सुन सकता है, चीज़ों को संचित किया जा सकता है। और हम कहेंगे कि श्रवण यंत्र जो है वो कैसे कार्य करेगा, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। हमने वो तो आपको श्रवण यंत्र के बारे में बताया कि श्रवण यंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब श्रवण यंत्र जो है कार्य कैसे करेगा इस पर बात करेंगे। तो पहला क्या होगा कि ध्वनि तरंगे माइक्रोफोन के माध्यम से श्रवण सहायता में प्रवेश करती हैं। माइक्रोफोन के माध्यम से क्या करेंगी, ध्वनि तरंगे श्रवण सहायता में प्रवेश करेंगी। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देगा। जो तरंगे हैं, जो संकेत हैं वो एम्पलीफायर में भेजेगा और एम्पलीफायर में क्या होगी, उसकी ताकत को बढ़ाया जाएगा, उसकी जो सुनने की क्षमता थी उसको बढ़ाया जाएगा और इसको समायोजित किया जाएगा। यानी कि बच्चे को कितना सुनना है इस पर समायोजन दिया जाएगा, तब जाकर के जो संकेत होंगे वो रिसीवर को भेजे जाएंगे और रिसीवर ध्वनि तरंगों के पास में चीज़ों को परिवर्तित करेगा। ध्वनि तरंगों को फिर कान के सांचे में और ईयरपीस के माध्यम से कैनाल में भेजा जाएगा, तब जाकर के कहीं बच्चा सुनना जो है वो उसको सुनने में मदद मिल सकती है। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रोफोन वगैरह जो भी हैं इनका उपयोग किया जाएगा। कई प्रकार के ऐसे श्रवण यंत्र हैं जिनको हम लोग देखते हैं, क्योंकि श्रवण यंत्र एक प्रकार के नहीं होते हैं, श्रवण यंत्र भी आपके कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे श्रवण यंत्र होते हैं जो कान के पीछे लगाए जाते हैं, ऐसे श्रवण यंत्र होते हैं जो कान के पीछे लगाए जाते हैं। यानी कि कान के पीछे श्रवण यंत्र जो कान के पीछे बैठाए जाते हैं, यानी कि एक पतली ट्यूब की आकार की या तार की आकार की एक कस्टम होती है, इसको मोल्ड किया जाता है, इसको घुमाया जाता है और ईयर पीस से इसको जोड़ दिया जाता है। ये सुनवाई हानि के अधिकांश प्रकार और डिग्री के लिए उपयुक्त होता है। इसको साफ़ करना और बनाए रखना बहुत आसान होता है। जो ये यंत्र होते हैं कान के पीछे वाले, है ना, इनको साफ़ किया जा सकता है और ज़्यादा दिनों तक इनका उपयोग किया जा सकता है, इनको बनाए रखा जा सकता है। ऐसे ही दूसरा आपका होता है, एक तो कान के पीछे का हो गया, एक हो गया इन द ईयर,
इन द ईयर, यानी कि बाहरी कान में। इसको कहाँ पर, ये जो आपका श्रवण यंत्र होगा इसको हम लोग बाहरी कान में लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, इसको हम लोग बाहरी कान में लगाएंगे। बाहरी कान में इसको बैठाया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। व्यक्ति के कान को फिट करने के लिए कस्टम मोल्ड किया जाएगा, यानी कि कान में फिट करने के लिए जो भी कस्टम होगा बच्चे के कान के हिसाब से ही उसको फोल्ड किया जाएगा। और जो भी इसका द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। इससे जो है प्राकृतिक ध्वनियाँ सुनने में गुणवत्ता मिलती है। इस यंत्र से प्राकृतिक जो ध्वनियाँ हैं उनको सुनने में बच्चे की गुणवत्ता मिलती है। इसके बाद में आपका आता है इन द ईयर, यानी कि कान के बाहरी। अब हम बात करेंगे इन द कैनाल। इन द कैनाल यानी कि एक ऐसा श्रवण यंत्र होता है जो कैनाल की तरफ लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि कैनाल के अंदर लगाया जाता है। जो एक हमारी पतली सी नलिका टाइप की दिखती है उसके अंदर बैठाया जाता है इस श्रवण यंत्र को। इसमें इस यंत्र में जो बच्चों को सुनाई क्षमता है वो अच्छी होती है। बच्चे की ध्वनि को गुणवत्तापरक बनाया जा सकता है। और ये जो यंत्र होते हैं वो हल्के माध्यम से होते हैं, जो हल्के होते हैं, और साथ ही साथ जो बहुत कम बच्चे सुन पाते हैं उनके लिए इन श्रवण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना। और एक होता है आपका रिसीवर इन द कैनाल। एक पूरी तरह से कैनाल के अंदर लगाया जाएगा, काफ़ी छोटा होगा, बुद्धिमत्ता से इसको प्रयोग किया जाएगा और बच्चे को समायोजित करने में ये मदद करेगा। एक होगा रिसीवर द कैनाल, रिसीवर इन द कैनाल। तो ये होगा, ये एक इसमें एक छोटा सा इसकी जो होगा स्पीकर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसीवर बोलते हैं। ये कान के कैनाल के अंदर इसको बैठाया जाएगा, ये इस श्रवण यंत्र को, और ये हल्के माध्यम से सुनाई देने वाले लोगों के लिए होता है। और श्रवण यंत्रों की तुलना में इसकी प्राकृतिक ध्वनि जो होती है इसमें ज़्यादा गुणवत्ता प्रदान होती है। एक आपका हड्डी चालन श्रवण यंत्र होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि श्रवण यंत्र की सहायता से जो भी व्यक्ति है उसकी डीबी यानी कि डिग्री हम कह सकते हैं, और सुनवाई हानि के प्रकार, व्यवस्थित प्राथमिकताएं, जीवन शैली, है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसका प्रयोग कौन कराएगा, इसका प्रयोग हमारा जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं उसके व्यक्तिगत मदद से हम एक अच्छा सुनने का यंत्र जो है अपने लिए लगवा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आपका 4.2 कहता है। 4.1 में हमने जो भी यंत्र थे उनके बारे में जान लिया, उसके प्रोसेस के बारे में जान लिया, कान के अंदर कैसे ध्वनियाँ पहुँचती हैं उनके बारे में जान लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे बाइनोअल हेयरिंग एंड प्रवर्धन का महत्व। बाइनोरल हेयरिंग और जो एम्प्लीफिकेशन होता है या प्रवर्धन होता है उसके महत्व की बात करेंगे। तो बाइनोअल जो श्रवण सहायता है ये दो श्रवण यंत्रों के उपयोग से संदर्भित की जाती है। प्रत्येक कान में एक सुनाई हानि वाले व्यक्ति के लिए अधिक प्राकृतिक और प्रभावी सुनने का अनुभव प्रदान करने के लिए यह जो बाइनोअल हेयरिंग प्रवर्धन है इसका लाभ किया जाता है, इसका लाभ लिया जाता है। इसमें बेहतर ध्वनि स्थानीयकरण देखने को मिलता है, यानी कि अगर दो श्रवण यंत्र लगाए जाएंगे, दो यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा तो मस्तिष्क में ध्वनि जो होंगी उसके जो स्रोत होंगे वो बेहतर हो पाएंगे, जिससे व्यक्ति को पहचानने में आसानी होगी। ध्वनियाँ कहाँ से आ रही हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, सुरक्षा कैसे मिलेगी। व्यस्त सड़क पर जैसे अगर चीज़ों को पार करना है, सायरन सुनाई दे रहा है, तो क्या होगा कि अगर दो श्रवण यंत्र वाले ध्वनियों को लगाया जाएगा, बेहतर ध्वनि स्थानांतरीकरण की जाएगी तो बच्चा बेहतर कर पाएगा और सारी अपनी जो ध्वनियाँ हैं उनको सुन पाएगा। शोर वाले वातावरण में बेहतर, इसको भैया शोर भरा जो वातावरण है यहाँ पर बेहतर से बच्चे का भाषण, है ना, स्पीच डेवलप की जा सकती है। जब दो श्रवण यंत्र बच्चे के लगाए जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी पृष्ठभूमि है, शोर हुआ, वहाँ पर भी बच्चा अपने भाषण को अच्छे से दे पाएगा, बोल पाएगा, क्योंकि जब बच्चे को सुनाई अच्छे से देगा तो बच्चा बोल भी पाएगा। शोर वाले स्तर को कम करने और भाषण संकेतों को बढ़ाने में किसका, बाइनोअल हेयरिंग एड्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें आसानी से हम चीज़ों को मदद कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके बाद में ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाना,
ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाना, क्योंकि बाइनोरल श्रवण यंत्र के द्वारा प्राकृतिक और संतुलित ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पहले वाले को अधिक स्पष्टता देखने को मिलेगी और इससे आराम से सुनने की अनुमति मिल जाएगी। सुनने की थकान को कम कर सकता है और समग्र संचार सामाजिक सुधार भी कर सकता है। दोनों कानों में जो भी इसको संरक्षित करना, क्योंकि यह एक अगर कान खराब होता है तो बच्चे में उत्तेजना देखने को मिलती है। दोनों कानों का उपयोग करके हम बच्चे को सक्रिय और व्यस्त रख सकते हैं, बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और बच्चे के लिए एक संतुलित उसका जीवन वो संतुलित कर सकते हैं, गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, भाषण के में जो है उसकी समस्या जो है उसको कम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए बाइनोरल श्रवण सहायता यंत्र महत्वपूर्ण विचार रखता है। इसमें एक से अधिक प्रभावित सुनने का अनुभव प्रदान करता है, भाषण की समझ, समग्र ध्वनि गुणवत्ता, है ना, इनमें सब में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसमें क्षमता का संरक्षण किया जा सकता है। ऑडियोलॉजिस्ट या आपका हेयरिंग प्रोफेशनल, है ना, ये प्रत्येक एड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑडियोलॉजिस्ट ही हमें बताएगा कि किस प्रकार का एड हमें लगाना है और कैसे हमें प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को सीखना है। ऐसे ही आपका 4.3 आता है, तो कहता है जो भी आपके असिस्टिव लर्निंग डिवाइस हैं, है ना, असिस्टिव लर्निंग डिवाइस हैं, या हम कह सकते हैं कक्षा प्रवर्धन में सहायक श्रवण यंत्र, सहायक श्रवण यंत्र, सहायक श्रवण यंत्र, क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन सिस्टम एंड असिस्टिव लर्निंग डिवाइस, सहायक श्रवण यंत्र, क्योंकि श्रवण यंत्र आपके कह सकोगे कि जो भी आपके सहायक श्रवण यंत्र हैं ये क्लासरूम में सुनने के लिए कैसे उपयोग में लाए जाते हैं। तो कक्षा प्रवर्धन प्रणाली में सहायक श्रवण यंत्र एक प्रौद्योगिकी के रूप में या एक टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य करते हैं जो श्रवण हानि वाले व्यक्तियों को कक्षा में बेहतर सुनने में मदद करते हैं, क्लासरूम में बेहतर सुनने में मदद करते हैं। हम कहेंगे कक्षा प्रवर्धन प्रणाली, कक्षा प्रवर्धन प्रणाली कहेंगे कि शिक्षक की आवाज़ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये जो कक्षा प्रवर्धन प्रणाली है, क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन है, इसमें जो भी शिक्षक की आवाज़ है बच्चे तक बेहतर पहुंच सके, तो शिक्षक की आवाज़ को बढ़ाने के लिए क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन का प्रयोग किया जाता है, कक्षा प्रवर्धन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों को सुनना और समझना आसान हो जाता है। आमतौर पर शिक्षक के द्वारा माइक्रोफोन जो होते हैं वो बच्चों के लगाए जाते हैं और कक्षा में स्पीकर सिस्टम और आवाज़ को भी प्रसारित किया जाता है। बच्चे को माइक्रोफोन लगाएंगे और कक्षा में हम बहुत सारे ऐसे स्पीकर लगा देंगे कि हमारी जो आगे की बात है, पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है वहाँ तक पहुँच सके, जो उन्हें पृष्ठभूमि शोर में हस्तक्षेप के बिना शिक्षक की आवाज़ को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करती है। यानी कि ऐसा कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए, और अगर हम इतना कर रहे हैं तो जो शिक्षक की आवाज़ है वो सुनने में मदद करेगी। इससे बच्चा क्या होगा, उसे थकान महसूस नहीं होगी, बेहतर उसका स्पीच डेवलपमेंट होगा, है ना, कक्षा में जो भी भागीदारी है उसमें जुड़ सकेगा बच्चा, उसमें वृद्धि हो सकेगी, है ना। जब बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई दे रही होंगी तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से। वो भी क्यों? क्योंकि जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो बच्चा बहुत थकान सा महसूस करता है, बच्चे को नींद जैसी महसूस होती है, कक्षा में भागीदारी नहीं ले पाता, कक्षा में जुड़ नहीं पाता। लेकिन अगर बच्चे को बेहतर सुनाई दे रहा है तो बच्चे का स्पीच भी डेवलप होगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी। हम बात करेंगे श्रवण सहायक श्रवण उपकरण की, सहायक श्रवण उपकरण की। तो यह जो आपका सहायक श्रवण उपकरण है ये एक पोर्टेबल डिवाइस है आपका, जो ध्वनियों को बढ़ाने में और भाषण की समझ को सुधारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आमतौर पर माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर इसको कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर इसको हम कहेंगे, जो ध्वनि को, बाहरी ध्वनि को उठाता है और यह जो है रिसीवर करके श्रवण यंत्र पर कॉन्क्लेयर इम्प्लांट तक पहुंचाता है।
कॉन्क्लियर इम्प्लांट तक, श्रवण यंत्र या कॉन्क्लियर इम्प्लांट तक ये पहुंचाता है। जो आपका सहायक श्रवण उपकरण है, इसमें विशेष रूप से जो सहायता करने वाले कह सकते हैं विशेष रूप से जो सहायक होते हैं, किस लिए? क्योंकि जो भी पृष्ठभूमि का शोर है, जो सुनने की क्षमता है, सुनना है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं बच्चे के लिए, एक श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें या जो भी वहाँ पर ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन छात्रों के लिए उसका उपयोग कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण श्रवण यंत्र है ना, इसको पहचानने में असमर्थता देखने को मिलती है। जिसके पास जो भी सुनवाई हानि है, सुनवाई उपकरण हैं, उनको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। हम कह सकेंगे कि जो भी हमारा ब्लूटूथ सिस्टम हुआ, जो भी हमारे इंफ्रारेड सिस्टम हुए है ना, या एफएम सिस्टम हुआ, तो इसके माध्यम से हम बच्चे को एक अच्छी डिवाइस प्रदान कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। और जो भी इनकी शैक्षिक सेटिंग है, मूल्यवान उपकरण है, इनके माध्यम से उनके जीवन में समग्र गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए भैया बार बार मैं बताता हूँ कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, इनका जो कह सकते हैं कि इनको इस प्रक्रिया में शामिल करना एक बहुत ही बेहतर बात है। यहाँ पर हमारा 4.4 कहता है जो भी हेयरिंग एड है, जो भी आपका श्रवण उपकरण है, हेयरिंग एड है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी बाहर की ध्वनियों को सुन रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर उसके कान में लगाया जाएगा तो उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, है ना, उस उपकरण की देखभाल कैसे की जाएगी, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, है ना, और कितने हम दीर्घ समय तक उसको उपयोग में ला सकते हैं, कितने समय तक हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो कहते हैं जब श्रवण यंत्र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में जाना जाएगा तो उसकी नियमित देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, उसका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है, और अगर उस श्रवण यंत्र में कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर भी किया जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उस श्रवण यंत्र को, जो उपकरण आपको दिया गया है, उसको आप साफ रखें, यानी कि उसकी सफाई रखें। जो भी श्रवण यंत्र, कोई सूखा कपड़ा हो उससे साफ़ कर लें, श्रवण यंत्र की जो डिज़ाइन है उसकी सफाई करें, है ना, पानी का और तरल पदार्थों का उपयोग है उसको नहीं करना है, जो भी पानी है और तरल पदार्थ हैं उसका उपयोग नहीं करना है ना। दूसरा क्या होगा कि उन्हें ठीक से स्टोर करें। स्टोर करने का मतलब क्या है, उसे ठीक से रखें। अगर आप रात में बच्चा सो रहा है ना, या बच्चा कहीं पर जा रहा है, नहा रहा है ना, तो उसका ठीक से उपयोग करें और उसको रखें। यानी कि श्रवण यंत्र की गर्मी और नरमी, धूप, सूखा, ठंडी जगह पर इसको स्टोर करें, यानी कि उसको ऐसी जगह पर स्टोर करके रखें जहाँ पर ठंडी जगह हो, ना कि गर्म जगह पर और धूप में। उसको सूखने के लिए एक विशेष भंडारण मामले का उपयोग करें, यानी कि जो भी ड्राई करने वाली चीज़ें आती है, सुखाने वाली, जो जिससे हम लोग चीज़ों को सुखा सकते हैं, उसका उपयोग करें हम, है ना। नियमित रूप से बैटरी को बदलें। उसमें बैटरी पड़ी होगी तो उसको क्या होगा, हमें नियमित रूप से बदलना पड़ेगा। श्रवण यंत्र की जो बैटरी है उसे सप्ताह पर सप्ताह, जब उसकी बैटरी समाप्त होने वाली होती है उससे पहले ही उसको उस बैटरी को बदल दें। इससे बैटरी का भी रख रखाव हो जाएगा। जो भी उसका नुकसान है उसको उससे बचाएं, यानी कि उसको गिरने ना दें, कहीं पर टकराने ना दें, है ना। जो उसका तापमान, जिस तापमान में उसको हमें रखना है बच्चे को, और श्रवण यंत्र लगाए हुए उस तापमान में ही उसको रखें, है ना। और नियमित रूप से उसको सेवाएं दें। जो भी हमारा श्रवण यंत्र है उसको ऑडियोलॉजिस्ट से बार बार जांच करवा लें, सुनिश्चित हो सके कि ये आपका जो श्रवण यंत्र है वो ठीक है या नहीं है। अगर किसी प्रकार से कोई खराबी हो गई है तो उसको हम वहीं से अपना चेंज भी करा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बुनियादी रखरखाव में अगर कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, या फीडबैक या सीटी नहीं बज रही है
है ना, दबी हुई ध्वनियाँ आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि जो आपका श्रवण यंत्र है उसमें किसी न किसी प्रकार की खराबी है। अगर कोई ध्वनि नहीं आ रही है तब भी उसकी जांच कराएं, बैटरी की जांच कराएं, है ना। अगर उसमें सीटी नहीं बज रही है, रुकावट आ रही है, ख़राब दिख रहा है आपको, समायोजन बच्चे का नहीं हो पा रहा है, श्रवण यंत्र जो है उसको साफ़ करें। अगर दबी हुई ध्वनियाँ आ रही हैं तो हम लोग क्या करें, उस श्रवण यंत्र को साफ़ करें और ऑडियोलॉजिस्ट के पास परामर्श के लिए हम लोग जाएं, क्योंकि श्रवण यंत्र के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इसीलिए हमें क्या करना होगा, उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना होगा, जहाँ पर वो उसकी समस्या का निवारण कर सकेगा उस श्रवण यंत्र की, और जो भी सुनने में समस्या आ रही है उसका अच्छे से कह सकते हैं कि चीज़ों को सिखा सकेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर श्रवण यंत्र को, जो बच्चे के श्रवण यंत्र लगाए जा रहे हैं उसका रखरखाव कैसे किया जा रहा है, उनकी समस्या का निवारण कैसे किया जा रहा है और उनकी देखभाल कैसे की जा रही है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे आपके यूनिट 4.5 की। इस यूनिट में क्या कहता है, जो आपका कॉन्क्लियर इम्प्लांट है ना, जो कॉन्क्लियर इम्प्लांट है इसको कैसे किया जाएगा, कॉन्क्लियर इम्प्लांट का ओरिएंटेशन कैसे किया जाएगा। तो कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण या कॉन्क्लियर इम्प्लांट के दो घटक होते हैं, एक आपका होता है बाहरी और एक आपका होता है आंतरिक। बाहरी जो कान के पीछे पहनाया जाता है, इसमें एक माइक्रोफोन शामिल होता है, यानी कि कॉन्क्लियर इम्प्लांट में क्या होता है, एक बाहरी घटक होगा, इसको क्या किया जाएगा, इसमें एक माइक्रोफोन शामिल होगा और इसको कान के पीछे पहनाया जाएगा, कान के पीछे पहनाया जाएगा, और इसमें जो ध्वनियाँ होंगी उसके डिजिटल संकेत जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपका कंप्यूटर प्रोसेस होगा वो कर रहा होगा, संकेत दे रहा होगा, है ना, श्रवण यंत्र की उत्तेजना के लिए उपयुक्त संकेतों का चयन कर रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहरी प्रत्यारोपण में देखने को मिलेंगी जो कि कॉन्क्लियर का किया जाएगा। ऐसे ही आपका आंतरिक प्रत्यारोपण किया जाता है। तो आंतरिक प्रत्यारोपण में इसमें भैया क्या होता है, शल्य चिकित्सक की ज़रूरत होती है, जो कान के पीछे नहीं, कान की जो पीछे की त्वचा है उसके नीचे प्रत्यारोपित करता है उसको। कान के पीछे की जो त्वचा है उसको कह सकते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सक के द्वारा उसके नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है, उसको लगाया जाता है। बाहरी कान था क्या था, उसको ऐसे ही लगा दिया जाएगा जैसे सारी चीज़ें लगाई जाती हैं कॉन्क्लियर इम्प्लांट में, लेकिन जो आंतरिक शल्य चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा वो कान के अंदर चीज़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक सारणी है वो भी शामिल की जाएगी, कॉन्क्लिया इसमें रखा जाएगा और विद्युत संकेत जो हैं वो परिवर्तित किए जाएंगे। इसमें जिम्मेदारी कान का जो हिस्सा होता है, उसके जो तंतु होते हैं वो उत्तेजना में आएंगे और बच्चे को मस्तिष्क तक जो भी बाहर की ध्वनियाँ हैं उनको प्रदान करेंगे। कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण में होता क्या है कि ये उन व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जो काफ़ी गंभीर, जिनमें श्रवण हानि देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा जिनमें श्रवण हानि देखने को मिलेगी, चोट बीमारी के कारण उन्होंने अपनी श्रवण हानि को खो दिया है या जन्मजात उन्हें देखने को मिला, तो भैया क्या होगा कि इनके लिए हम लोग कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण को करवाएंगे। कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण में आमतौर पर यह जो चरण है होते हैं उनको हम शामिल करेंगे। इसके लिए मूल्यांकन, ऑडियोलॉजिस्ट का उपयोग, है ना, इन सभी चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा। और भैया श्रवण परीक्षण, चिकित्सा इतिहास, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की ध्यान में रखी जाएंगी। कॉन्क्लियर इम्प्लांट में गंभीर रूप से गहन व्यक्तियों के लिए सुनवाई हानि के लिए इसका अत्यधिक प्रभावी ये माना जाता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्वनियों को भी नहीं सुन पा रहे हैं, यानी कि बहुत गंभीर है उनकी स्थिति, ध्वनियों को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनके लिए कॉन्क्लियर इम्प्लांट किया जाएगा। इसके लिए जो क्षतिग्रस्त भाग है कॉन्क्लियर इम्प्लांट में, कान का जो क्षतिग्रस्त भाग है वहाँ पर बाईपास किया जाता है और जो भी ध्वनि है इनमें बच्चा भेदभाव कर सके, इनके प्रति उत्तेजित हो सके। तो ये आपका कॉन्क्लियर इम्प्लांट या कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हम कान के पीछे यानी कि बाहरी और आंतरिक रूप से हम कॉन्क्लियर इम्प्लांट कर सकेंगे। सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता बच्चे को हम दे सकेंगे। कॉन्क्लियर इम्प्लांट से
बच्चे का जो कान है उससे उसमें बच्चा बेहतर सुनने लगेगा, और जो भी विद्युत संकेत हैं बच्चे को एक उत्तेजित दशा की ओर ले जाएंगे, बच्चा बेहतर सीख पाएगा। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो अपने सभी मित्रों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं जा पा रही है। ज़्यादा वीडियोस अपलोड होने के कारण नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है, तो आपको क्या करना है कि सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर देना है। धन्यवाद दोस्तों।